हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो उनको सम कैसे करते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी। और हमने ये देखा था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जिनकी सेम पोजीशंस हैं, उनको ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेम ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स मिल जाती थी। और फिर हमने किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इससे डिफरेंट है, तो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। सपोज करते हैं कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है और सपोज इसका ऑर्डर है m क्रॉस m, और बी एक मैट्रिक्स है और सपोज इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती थी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी होती थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए जिनको आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़रा ध्यान से समझना। अब ए के पास नंबर ऑफ रोज कितनी है m और कॉलम्स कितने हैं n, और बी के पास नंबर ऑफ रोज हैं सपोज p और कॉलम्स हैं q। अब a और b मैंने आपको मल्टीप्लाई करने को दी। पहले तो हमने ये सोचना है कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो आंसर है कि ये मल्टीप्लाई तब होंगी अगर जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएं, यानी यहाँ जो मैंने n लिखा है वो p के इक्वल हो जाए। अगर n और p इक्वल हो जाएगा तो आप a को b से मल्टीप्लाई कर सकोगे, और जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा वो उससे भी ध्यान रखने वाली बात है। ये जो बचे हुए हैं m और q, m क्रॉस q, दोबारा से सुनते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और दूसरी मैट्रिक्स है p क्रॉस q की। आपने पहले ये सोचना है कि क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स बैठी हुई है उसके कॉलम्स दूसरे नंबर वाली मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो जाए, यानी n p के इक्वल हो जाए, तो आप ये कहोगे कि ए बी डिफाइंड है। यस, ए बी इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली वाली मैट्रिक्स कौन थी ए, वो किसके इक्वल हो जाए अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये अगर ऐसा हो जाए एन पी के बराबर हो जाए तो ए बी डिफाइंड होगा, और जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, ए बी हैज़ ऑर्डर। आपने कंपेयर किसको किया था, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज, तो जो बचे हुए हैं पहले की रोज और दूसरे के कॉलम, वो बन जाएगा आंसर का ऑर्डर। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम करके देखते हैं कि एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है C और C है 1 -1 2 0 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है सपोज D 2 7 -1 1 5 -4। अभी सिर्फ मेरा क्वेश्चन इतना है कि इज CD डिफाइंड, कि क्या C इंटू डी हो सकता है, CD डिफाइंड है क्या। अब C का ऑर्डर कितना है, C का ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। D का ऑर्डर कितना है, इसमें रोज़ कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। अगर ध्यान से देखें तो जो C D के आपने बात करनी है, C का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, और यहाँ पर पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, तो हम कहेंगे यस सी डी इज डिफाइंड। सी डी आएगा, सी को आप डी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड उसका ऑर्डर कितना होगा, एंड हैज़ ऑर्डर। जो बची हुई टर्म्स हैं यानी पहले वाले के रोज और दूसरे वाले के कॉलम,
जब हमने ये चेक करना था कि मल्टीप्लाई होगा नहीं होएगा तो पहले के कॉलम देखते हैं, दूसरे की रो देखते हैं, हमने देख लिया ये दोनों सेम है। और जो आंसर आता है वो किस ऑर्डर का आता है, पहले की रोज ले लेते हैं और दूसरे के कॉलम ले लेते हैं। तो ये तो बात हुई कि पहले हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट होगा तो कैसे होगा। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जब आपने प्रोडक्ट करना है तो आपने जो पहली मैट्रिक्स है सी की क्या लेनी है, रोज लेनी है, और जो दूसरे नंबर पर मैट्रिक्स पड़ी हैं उसको क्या लेने हैं, कॉलम्स लेनी है। अब अभी हमने कहा है कि सी की रोज डी के कॉलम्स के इक्वल है, यानी जितनी सी की हमने ये देखा था कि जितने सी के कॉलम्स हैं उतने डी की रोज हैं। ठीक है, जब कंपेयर किया था तो किनको कंपेयर किया था, सी के कॉलम्स और डी की रोज। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सी की क्या लेनी है, रोज, पहले वाले की रोज लेनी है, दूसरे के कॉलम लेने हैं, और ये लेकर आपने इनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। अब ये ये सब कुछ जो मैंने बोला है मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैंने c इंटू डी निकालना है। पहले c की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 -1 2 0 3 4, ये c है। d की वैल्यू पुट कर दो, d क्या है, 2 7 -1 1 5 -4। अब इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या बोला, सी की रोज लेनी है, डी की कॉलम्स। देखो कैसे करेंगे, जो भी पहले, ये तो नाम है इनके, सी की रो ली हमने, यानी सी की रो ली है, ये सी की पहली रो है और ये डी के कॉलम है। सिर्फ सी की पहली रो काम करेगी। एक बात और देखते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। तो आंसर ये दोनों सेम है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और आंसर कितने ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2। अब सबसे पहले सी की रो काम करेगी डी के पहले कॉलम पर। काम कैसे करेगी, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगले के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और तीसरा 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद सबके बीच में एडिशन का साइन आएगा। क्लियर। सिमिलरली अब पहली ही रो काम करेगी। अभी पहली रो अब कहाँ जाएगी, दूसरे कॉलम पर, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। एक मिनट, मैं इस ब्रैकेट को इनलार्ज करती हूँ। अब देखते हैं, हमारे पास था 2 क्रॉस 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जाएगी। अब पहला पहले के साथ, 1 7 के साथ होगा, -1 1 के साथ होगा, 2 -4 के साथ होगा, और सबके बीच में क्या आएगा, प्लस के साइन। यानी सी की पहली रो फर्स्ट कॉलम पर लगी, फिर सेकंड कॉलम पर लगी। कैसे हुए एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और बीच में प्लस का साइन लगा। अब किसकी बारी आई, सेकंड रो की। सेकंड रो ऐसी पहले कॉलम पर लगेगी। मतलब जब हमने फर्स्ट रो निकाली सिर्फ फर्स्ट रो ने काम किया, ये दूसरी रो खाली बैठी रही। फर्स्ट रो पहले कॉलम पर लगी, फर्स्ट रो दूसरे कॉलम पर लगी। अब जब हम सेकंड रो निकाल रहे हैं आंसर की, तो सेकंड रो काम करेगी। पहले 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, पहला पहले के साथ हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे, और 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस, और 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स पे लगाया, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स पे लगाया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 2 -1 -1 +1 5 2 10, ये 7 -1 -8, ये 0 -3 +20, 0 +3 -16, ये हमारे पास आ गया 2 + 1 3, 3 + 10 13, 7 -1 6, 6 -8 -2,
-3 + 20 is 17 and -16 + 3 is -13। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई सी डी। आपने सी को डी से प्रोडक्ट कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट और क्लियर हो। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं। फाइंड ए बी, फिर से हमने प्रोडक्ट निकालना है, वेयर ए इज इक्वल टू 6, 9, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 2, 6, 0, 7, 9, 8। अब यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, हमने ए बी निकालना है। हेयर ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना है? पहली मैट्रिक्स का हमें नज़र आ रहा है 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। एंड ऑर्डर ऑफ बी इज, बी का ऑर्डर कितना है? 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो अब हमें पता चल गया कि पहले के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे के रो के बराबर हैं, तो देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम ए बी निकालते हैं, क्या होगी ए बी। पहले हम ए लिखते हैं 6, 9, 2, 3, फिर हम बी लिखते हैं 2, 6, 0, 7, 9, 8। अब पहले वाले का ऑर्डर है 2 × 2, दूसरे का ऑर्डर है 2 × 3, तो आंसर कितने का आएगा? 2 और 2 तो इक्वल हैं, तो डिफाइंड है। पहले के रो लेने हैं और दूसरे का कॉलम, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कैसा? 2 × 3 का। अब कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट रो निकालनी है, तो सिर्फ फर्स्ट रो काम करेगी, दूसरी रो कुछ नहीं करेगी। फर्स्ट रो पहले कॉलम पर लगेगी। सबसे पहले 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 9 7 के साथ, और बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन। 9 7 के साथ, 6 2 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर लगेगी। 6 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और 9 9 के साथ। नेक्स्ट, अब यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर 6 0 के साथ प्लस 9 8 के साथ। ये हमारी फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो निकालने के लिए, यानी यहाँ के 3 एलिमेंट्स निकालने के लिए सेकंड रो काम करेगी। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम पर लगेगी, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 3 7 के साथ। फिर अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम पर जाएगी, तो 2 6 के साथ और 3 9 के साथ। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें, और बीच में एडिशन का साइन होता है, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और बीच में प्लस का साइन। अब कौन बचा? यही सेकंड रो थर्ड कॉलम पर जाएगी, तो 2 0 के साथ और फिर 3 8 के साथ, और बीच में प्लस का साइन। अब सॉल्व करके लिखते हैं, क्या आया हमारे पास? 12 + 63, 36 + 81, 0 + 72, 4 + 21, 12 + 27 और 0 + 24। तो हमारे पास क्या आंसर बना? 12 + 63, 12 + 63 हो गया 75, 36 + 81 117, दिस इज 72, दिस इज 25, 12 और 27 ऐड होके कितना बनेगा? 39, और 24 + 0 इज 24। तो ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स ए बी। अब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सीख ली, ये भी देख लिया कि कब डिफाइंड होगी और आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। लेकिन एक खास बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ए का ऑर्डर था 2 × 2 और बी का ऑर्डर था 2 × 3, तो हमने कहा कि ए बी डिफाइंड होगी और एंड हैज़ ऑर्डर क्या आया? ए बी क्यों डिफाइंड हुई? क्योंकि ए के अंदर जितने कॉलम्स थे बी के अंदर उतनी ही रोज थी, और ऑर्डर क्या आया? जो पहले वाले के कंपेयर करते हैं कॉलम को, आंसर में क्या आता है? रोज आती हैं और इसके कॉलम आते हैं, तो आंसर का ऑर्डर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 × 3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि
कि ठीक है भाई, ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर 2x3 है, तो क्या बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सोचते हैं। बी का ऑर्डर है 2x3, अब बी पहले बैठी हुई है और ए का है 2x2, लेकिन पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो हमने ये देखा इस एग्जाम्पल से कि अगर ए बी डिफाइंड हो, यानी आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि बी भी ए से मल्टीप्लाई होगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये डिफाइंड है और ये डिफाइंड भी नहीं है। मतलब डिफाइंड नहीं है का क्या मतलब है? आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जैसे नंबर्स में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है और 3 को 2 से करें तो भी 6 आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यानी आप इनकी जगह नहीं बदल सकते। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में तो हम किसी को भी आगे पीछे रख सकते थे, लेकिन ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। कहाँ नहीं होता? मैट्रिसेस में। इसका मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे हमने देखा था कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। क्या थी वो? कि ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, एक ही बात है। जैसे नंबर्स में होता था 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होती है नंबर्स की, लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन भाई कॉम्यूटेटिव नहीं होती। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट तरीके से होती है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। और इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ए बी डिफाइंड था, बी ए तो डिफाइंड भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, निकाल ही नहीं सकते। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स और देती हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसमें हम देखेंगे कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएंगे, ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएंगे। और एक एग्जाम्पल दूंगी जिसमें ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएंगे। जब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हों जहाँ इक्वल आ रहे हैं, कुछ केसेस हैं जहाँ इक्वल नहीं आ रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डिफाइन ही नहीं हो रहा, आप कर ही नहीं सकते। तो जब कोई रिजल्ट हर जगह नहीं ट्रू होता तो हम इन जनरल ये नहीं लिख सकते। तो ये ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, कहीं हो रहा है कहीं नहीं होता, तो हम इक्वालिटी नहीं लिख सकते। हम इक्वालिटी तभी लिख सकते हैं जब कोई चीज़ हर जगह हो। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ। फर्स्ट का एग्जाम्पल देखो। सपोज मैं ए ले लेती हूँ 1 -2 3 -4 2 5 एंड बी ले लेती हूँ इस एग्जाम्पल में 2 3 4 5 2 1। ठीक है। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना? 2x3 और इसका ऑर्डर कितना? 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो आपके पास जो ए बी है, ए बी इज़ डिफाइंड, ए बी डिफाइंड होगा क्योंकि ए के जो कॉलम्स हैं वो बी की रोज के इक्वल है, एंड हैज़ ऑर्डर, उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2x2। कैसे? ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2, तो ए बी का ऑर्डर आ जाएगा 2x2। लेकिन अगर मैं बी को पहले रखूँ, बी का 3x2 है और ए का 2x3, अब भी तो ये इसके पहले वाले के कॉलम्स दूसरे के रो के बराबर हैं, लेकिन जो बी ए है उसका ऑर्डर कितना आएगा? 3x3। तो जैसे ए बी डिफाइंड है, इस केस में बी ए भी डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं होता कि हर, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया वहाँ तो बी ए डिफाइंड ही नहीं था, लेकिन यहाँ डिफाइंड है। ए बी का ऑर्डर आ रहा है 2x2 और बी ए का ऑर्डर आ रहा है 3x3। यहीं से पता चल रहा है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, कर तो बी ए भी एग्जिस्ट रहा है इस एग्जाम्पल में, लेकिन दोनों अनइक्वल आएंगे, हमने दिखाना है। और यहीं से पता चल रहा है दोनों का जब ऑर्डर ही डिफरेंट है तो अनइक्वल तो ऑब्वियसली होंगे, बराबर तो हो नहीं सकते। लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं। पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ लिखा ए 1 -2 3 -4 2 5, और यहाँ लिखा मैंने बी 2 3 4 5 2 1। अब आंसर आना है 2x2 का। ठीक है। सबसे पहले कौन काम करेगा? इसकी फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो किस पे जाएगी? फर्स्ट एलिमेंट। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 -2 4 के साथ, बीच में प्लस का साइन आएगा तो -8, 3 2 के साथ तो 6। ये पहली एंट्री आ गई। अब यही फर्स्ट रो किस पे जाएगी? सेकंड कॉलम पर। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3
-2 5 के साथ, -10 3 1 के साथ 3। अब किसकी बारी है? सेकेंड रो की। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर जाएगा, -4 2 के साथ, -8 2 4 के साथ 8, बीच में प्लस का साइन, और 5 2 के साथ 10। अब सेकेंड रो जाएगी पहले कॉलम के साथ, तो -4 और 3 -12, 2 और 5 10, बीच में प्लस का साइन, 5 और 1 5 और बीच में प्लस का साइन। तो ये आपके पास A इंटू बी मैट्रिक्स आ गई। ये आ गया 6 -2 -8 -6 + 6 0। यहाँ 3 + 3 6 6 - 10, ये आ गया आपके पास -4। ये 8 से 8 कैंसिल 10, और यहाँ आपके पास आ गया -12 + 10, -12 + 10 हो गया -2, और -2 + 5 तो आपके पास आ गया 3। तो ये आ रही है हमारे पास AB। अब हम BA निकालते हैं, ठीक है। BA क्या आएगी? B के लिए B पहले लिखेंगे, 2 3 4 5 2 1। A क्या है? 1 -2 3 -4 2 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले वाले का ऑर्डर कितना है? पहले वाले में 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, और इसमें 2 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे और आंसर कितने ऑर्डर का आएगा? 3 × 3 का। तो आंसर आपको मिलना है 3 × 3 का। अब सबसे पहले फर्स्ट रो काम करेगी। जब आपने यहाँ 3 × 3 की ऐसी होगी ना मैट्रिक्स, 9 एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो जब फर्स्ट रो निकालनी है सिर्फ फर्स्ट रो काम करेगी। फर्स्ट रो किस पर लगेगी? फर्स्ट कॉलम पर। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, और बीच में प्लस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस। अब फर्स्ट रो जाएगी सेकेंड कॉलम पर। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -4, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और बीच में प्लस का साइन। अब फर्स्ट रो जाएगी थर्ड कॉलम पर। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 15। अब किसकी बारी है? सेकेंड रो की, क्योंकि हमने सेकेंड रो निकालनी है। सेकेंड रो जाएगी फर्स्ट कॉलम पर। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 -4 के साथ, तो कितना आ जाएगा? -20, और बीच में प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर, 4 -2 के साथ -8, और 5 2 के साथ 10, बीच में प्लस का साइन। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम पर जाएगी। 4 3 12, 5 5 25, बीच में प्लस का साइन। अब थर्ड रो निकालनी है, तो थर्ड रो की बारी। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर जाएगी। 2 × 1 -4 × 1, और बीच में प्लस का साइन था, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। यही रो सेकेंड कॉलम पर, 2 × -2 -4, 2 × 1 2, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम पर 2 × 3 6, और 1 × 5 5। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ रहा है -10 2 15 + 6 21, 4 - 20 -16, -8 + 10 2, 12 + 25 37, 2 - 4 -2, -4 + 2 -2, 6 + 5 11। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास AB ये आया था और BA ये आया था। तो हमने ये देख लिया कि AB डिफाइंड हो तो BA हो सकता है नॉट डिफाइंड हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में था। लेकिन इस एग्जाम्पल में BA डिफाइंड तो है, लेकिन AB और BA इक्वल नहीं है। अब जो मैंने साथ में कहा था कि एक और एग्जाम्पल दूंगी जिसमें इक्वल आएंगे, वो भी देख लेते हैं। अगर हम A ले लें 1 0 0 2 और B ले लें 3 0 0 4, अब इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। तो AB डिफाइंड होगा एंड हैज़ ऑर्डर, क्योंकि इसके कॉलम्स इसकी रो के बराबर है, तो जो बचे हुए हैं वो इसका ऑर्डर बता देगा 2 × 2। लेकिन अगर आप B को आगे लिखोगे, दोनों का ही ऑर्डर सेम है, तो इस बार फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। BA भी डिफाइंड होगा और उसका ऑर्डर भी कितना आएगा? 2 × 2। अब वैल्यूज़ निकालते हैं दोनों की। पहले AB निकालते हैं। A की वैल्यू 1 0 0 2, 3 0 0 4। अब AB निकालना है, तो आंसर 2 × 2 का आएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो काम करेगी, और किस पर करेगी? फर्स्ट कॉलम। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0 के साथ, और बीच में प्लस का साइन।
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर 1 0 के साथ और 4 भी 0 के साथ। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर जाएगी तो 0 3 के साथ 0, 2 0 के साथ 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर जाएगी 0 0 के साथ और 2 4 के साथ 8। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ रही है 3 0 0 8। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी ए। अब बी को आगे लिखते हैं और ए को पीछे, यानी उनकी पोजीशंस हमने बदल दी, उल्टी कर दी। अब क्या होएगा देखते हैं। अब जब हम लिखेंगे फिर से 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। अब फर्स्ट रो इसकी काम करेगी, जो पहले लिखा होता है उसकी पहली रो काम करती है और पहले कॉलम पर लगी। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 0 0 से, फिर ये सेकेंड कॉलम पर लगेगा 3 0 से और 0 2 से, फिर से 0। अब सेकेंड रो की बारी 0 1 से 0 4 0 से और ये इस पर 0 0 से और 4 2 से। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 0 0 8। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस केस में ए बी बी ए के इक्वल आता है। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए उससे हमें क्या क्या पता चला। हमें ये पता चला, पहली बात, इफ़ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड। कि अगर आपके पास ए बी डिफाइंड है तो हो सकता है बी ए डिफाइंड हो और बी ए डिफाइंड ना भी हो। और सेकंड केस, ए बी और बी ए अगर दोनों ए बी बी ए बोथ आर डिफाइंड, सपोज दोनों डिफाइंड है, बोथ आर डिफाइंड, देन इवन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ए बी बी ए के इक्वल भी हो सकता है जैसे कि अभी देखा था, और ए बी बी ए के इक्वल नहीं भी हो सकता। यानी इन दोनों बातों से हमें ये पता चलता है कि इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। जब सारी जगह कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसको बराबर नहीं कह सकते। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। तो ये होगी हमारे बेसिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं इसकी। और एक बात तो पता चल गई कि कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता, उसके अलावा क्या खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ करी थी, वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है एसोशिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोशिएटिव होती है जैसे मैट्रिक्स एडिशन होती है। यानी कि अगर आपने ए बी सी आर मैट्रिसेस, आपके पास मैट्रिसेस हैं, देन आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो और फिर सी को, या पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ब्रैकेट्स की पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं उसका कोई रोल ही नहीं है। आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसको सी के साथ किया, या पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आया उसको आगे से ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो इसको बोलते हैं एसोशिएटिविटी। लेकिन यहाँ एक खास बात क्या है, ये तभी होगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। आपको उसके लिए इनका ऑर्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऑर्डर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ लिखना ज़रूरी है कि व्हेन एवर जो दोनों तरफ हैं वहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी व्हेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी इज डिफाइंड, यानी आप जिनको बराबर करने की कोशिश कर रहे हो दोनों तरफ ऑर्डर ठीक ठाक होने चाहिए, जिनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ जो आंसर आ रहा है वो सी से आ रहा हो, क्योंकि हमें रोज़ और कॉलम्स चेक करने पड़ते हैं जब ये देखना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी भी या नहीं होगी। और अगर हो रही है तो एसोशिएटिविटी होल्ड करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या करती है, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका क्या मतलब है कि ए को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ब्रैकेट बी प्लस सी, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए बी प्लस ए सी। और अगर ऐसे होता ए प्लस बी इंटू सी,
तो वो हो जाएगा AC प्लस BC, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खुल जाती है मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पर भी दोनों तरफ की डिफाइंड होनी चाहिए, इक्वालिटी की जो दोनों साइड्स हैं वो डिफाइंड होनी चाहिए, यानी एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देख लिया और एसोशिएटिविटी भी देख ली। लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा था कि एडिशन में आइडेंटिटी कौन बनती थी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन बनती थी, जीरो मैट्रिक्स। उसी तरह यहाँ पर एग्जिस्टेंस है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। वहाँ हमने एडिशन सीखी थी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, और वो कौन है, आई कौन सी मैट्रिक्स थी, यूनिट मैट्रिक्स। जहाँ हमने जिस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करी थी, जहाँ पर ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सब 0। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I क्या करेगी कि जब आप A को I से मल्टीप्लाई करो आगे से, या I को A से करो, A को I से या I को A से, हमेशा वापस क्या आएगा, A। ये I बिल्कुल वही काम करती है जो नंबर्स के में 1 करता है। जैसे आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, वापस वही नंबर आता है। तो सेम काम I करती है। किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करो या I को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वापस वो मैट्रिक्स आती है। तो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए I एग्जिस्ट करेगी सच दैट A को I से मल्टीप्लाई करें या I को A से मल्टीप्लाई करें, वापस क्या आएगा, A। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि वो एसोशिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, और उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और ख़ास बात क्या देखी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 1 माइनस 1 2 0 3 एंड 3 माइनस 1 2, ये आपके पास A है, और B मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 0 2 माइनस 1 4, ये दो मैट्रिक्सेस दी हुई हैं। और थर्ड मैट्रिक्स भी एक और दी हुई है C 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। और क्या वेरीफाई करना है, हमने शो करना है कि AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, यानी हमने एसोशिएटिविटी दिखानी है। तो बहुत आसान है। अब ये दिखाने के लिए पहले मैं ये साइड कैलकुलेट करती हूँ। अब पहले एक बार चेक करके देखते हैं। अब मेरे को A को B से मल्टीप्लाई करना है। A का ऑर्डर कितना है, A का ऑर्डर यहाँ दिख रहा है 3 क्रॉस 3 है। B में कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ 2 कॉलम, और यहाँ पर 2 रोज़ 3 कॉलम। तो A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, B का है 3 क्रॉस 2, तो A B मल्टीप्लाई होंगे। तो इस साइड को निकालने के लिए पहले मैं सिर्फ A B निकालती हूँ। तो मैंने A को B से मल्टीप्लाई किया, ये लिखी A 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, फिर लिखी B 1 3 0 2 माइनस 1 4। अब हमारे पास जो आंसर आना है वो आना है 3 क्रॉस 2 का, यानी 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। सबसे पहले कौन काम करेगा, फर्स्ट रो काम करेगी। कहाँ काम करेगी, फर्स्ट कॉलम पर। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 0 से 0 आएगा, फिर -1 से वो +1 हो जाएगा। अब यही सेकंड कॉलम पर जाएगी, 1 3 के साथ, फिर 1 2 के साथ, और फिर -1 4 के साथ, तो -4। अब बारी है सेकंड कॉलम की, 2 1 के साथ, फिर 0 0 के साथ, तो 0 आएगा, 3 -1 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 0 2 के साथ, और फिर 3 4 के साथ। अब बारी है लास्ट रो की, 3। अब लास्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम पर जाएगी, 3 1 के साथ, वैसे ही काम करेगी, -1 0 के साथ, और 2 -1 के साथ।
फिर यही लास्ट रो सेकेंड कॉलम पर काम करेगी। 3 3 के साथ 9 हो गया, -1 2 के साथ और 2 4 के साथ। देखते हैं क्या आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 2, 3 + 2 5 - 4 1, 2 - 3 -1, 12 + 6 18, 3 - 2 1 और 9 - 2 7, 7 + 8 = 15। अब ए बी आ गया। अब ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, ये ए बी और ए बी को किया सी से मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 2 1 -1 18 1 15। ये हमने निकाल लिया, ये निकाला हुआ ए बी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और सी हमें ये गिवन है, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी क्या आया 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? इसमें 3 रोज 2 कॉलम, इसमें 2 रोज 4 कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। आंसर आएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। देखते हैं कैसे आएगा। पहले फर्स्ट रो काम करेगी, लेकिन किस पर काम करेगी? फर्स्ट कॉलम पर। 2 1 के साथ 2, 1 2 के साथ फिर से 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर 2 2 ज़ार 4 1 0 के साथ। फिर थर्ड पर 2 3 ज़ार 6 1 × -2 -2। फिर ये लास्ट के साथ, लास्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो 2 × -4 -8 और 1 1 के साथ। अब बारी आएगी सेकेंड रो की। -1 1 के साथ -1 और हमारे पास नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा। ए बी में 18 आया था, -1 हुआ 1 के साथ, 18 हुआ होगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 36। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ -2 और 18 0 के साथ। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ -3 और 18 × -2 -36। और यही सेकेंड रो अब लास्ट कॉलम के साथ -1 और -4 4 और 18 × 1। अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे लगेगा 1 × 1 और 15 × 2 30। सेकेंड पर लगेगा 1 × 2 और 15 × 0। थर्ड पर 1 × 3 और 15 × 2 और 1 × -4 और 15 × 1। अब सॉल्व करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है 4 4 4 -7, 35 -2 -39 22, 30 + 1 31 2 -27 और 15 - 4 11। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जब हमने ए बी को सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी आई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास, पहले बी सी निकालेंगे और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं बी × सी, बी सी। बी की वैल्यू पुट करते हैं। बी था हमारे पास 1 3 0 2 -1 4 और सी की वैल्यू है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 4, तो आंसर आएगा हमारे पास 3 × 4 का। क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो काम करेगी फर्स्ट कॉलम पर। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ और बीच में प्लस का साइन। फिर सेकंड पर 1 2 के साथ, 3 0 के साथ। फिर यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर 1 3 के साथ, 3 -2 के साथ और लास्ट पर 1 -4 के साथ, 3 1 के साथ। अब बारी है सेकंड रो की। 0 1 के साथ, 2 2 के साथ। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 2 के साथ, 2 0 के साथ। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 3 के साथ, 2 -2 के साथ और लास्ट के साथ 0 और 2। अब थर्ड रो की बारी -1 फर्स्ट रो, जब फर्स्ट कॉलम पर लगेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 4 2 ज़ार 8। फिर सेकेंड पर लास्ट रो सेकेंड कॉलम पर लगेगी -2 और 4 0 ज़ार 0।
-1 को 3 से करेंगे और 4 को -2 से, बीच में प्लस का साइन तो माइनस प्लस प्लस, और लास्ट में -1 -4 4 और 4 × 1 4। ये आपके पास आ गया 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 एंड 8। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने इस BC को आगे से A से मल्टीप्लाई करना है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? हमारे पास A की वैल्यू थी 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 2, और BC की वैल्यू ये आई हुई है, इसको पुट कर देते हैं। 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। क्या आएगा देखते हैं मल्टीप्लाई करके। A को अब BC से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले फर्स्ट रो काम करेगी। कहाँ काम करेगी? फर्स्ट कॉलम पर। तो 1 को 7 से किया, फिर 1 को 4 से, फिर -1 को 7 से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से, 1 को 0 से, -1 को -2 से, तो ये हो गया +2। थर्ड कॉलम पर आ जाते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर लगेगी तो -3 -4 +11, और फर्स्ट रो लास्ट कॉलम पर -1 +1 × 2, और ये आ गया -8। -1 +2 -8। अब सेकेंड रो की बारी। 2 फर्स्ट कॉलम पर लगेगा तो 2 और 7 14 0 0 से मल्टीप्लाई, और 3 -2 से। अब सेकेंड कॉलम पर 2 2 ज़ार 4 0 0 से, और 3 -2 3 × -2 -6। थर्ड पर -6 0 और 3 11 ज़ार -33। यही लास्ट पर लगेगी सेकेंड रो लास्ट कॉलम, -2 0 और 8 3 ज़ार 24। अब लास्ट रो की बारी। 3 लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 21 -1 × 4 -4 7 2 ज़ार 14। लास्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 ज़ार 6 0 2 2 ज़ार -4। उसके बाद थर्ड कॉलम -9 -1 -4 +4 -11 × 2 -22, एंड लास्ट कॉलम -3 -1 × 2 -2 और 8 2 ज़ार 16। तो ये सॉल्व करके आ रहा है, यहाँ 7 और 7 कैंसिल, ये हमारे पास आ रहा है 4, ये भी 4 4 5 6 7 11 -7 4 -8 -1 -9 +2 -7। ये आ गई फर्स्ट रो। 14 -6 यहाँ 4 -6 -2। लेट मी चेक, दिस इज 7 2 ज़ा 14 4 0 ज़ा 7 3 ज़ा, दिस इज जब हमने इसको इस पर अप्लाई किया था तो 3 7 ज़ार मल्टीप्लाई होके यहाँ 21 है। तो दिस कम्स आउट टू बी 14 + 21 2 7 से 14 0 और 7 3 ज़ार 21। सो दिस कम्स आउट टू बी 35। 4 -6 -2, दिस इज -39। 24 -2 22, दिस इज 14 -4 10 10 + 21 31, this is 2 -9 -22 and +4, this is -27, and 16 -3 -2 5, this is 11. So this is your A into BC, और हमने जो ये निकाला था, let me show you, wait, A into BC ये हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आई, और एक हमारे पास ऊपर आई थी लेफ्ट हैंड साइड। हम चेक करके देखते हैं कि दोनों सेम आई हैं या नहीं। ये तो आप चेक कर सकते हो कि दोनों बिल्कुल सेम आई हैं, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर A into BC इज इक्वल टू AB into C। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
find the matrix x y z u such that 5 minus 7 minus 2 3 into this matrix x y z u is equal to -16 -6 7 and 2। यानी आपको एक तरह से एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, यानी इसमें सारी चीज़ें मैट्रिसेस हैं और आपने ये जो अननोन मैट्रिक्स है, मिसिंग मैट्रिक्स है, इसको फाइंड आउट करना है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है पिछली वीडियोस में, लेकिन वहाँ बीच में हमने प्लस माइनस के साइन देखे हैं। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो ये आराम से मल्टीप्लाई होंगे और आंसर 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ को। तो सबसे पहले फर्स्ट रो लगेगी फर्स्ट कॉलम पर, 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा और -7z के साथ और बीच में माइनस प्लस प्लस। अब ये सेकेंड कॉलम पर लगेगा तो 5y के साथ -7u के साथ। अब सेकेंड कॉलम की बारी, सॉरी सेकेंड रो की बारी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर लगेगा तो -2x + 3z और ये इस पर लगेगा तो -2y + 3u और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। अब हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो से कि दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, 5x - 7z कंपेयर करके 5x - 7z किसके इक्वल आएगा, पहले एलिमेंट के, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करो, 5y - 7u किसके इक्वल आएगा, -6 के, ये सेकेंड। थर्ड एलिमेंट कौन है, -2x + 3z और यहाँ थर्ड एलिमेंट क्या है, 7, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और फोर्थ एलिमेंट है -2y + 3u और वो किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब ये चार इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमें ये x, y, z और u निकालने। अब कौन कौन सी इक्वेशंस लें, आप अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशंस में x और z है। आपकी मर्जी है, वैसे तो आप कैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। आप देखोगे x एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड ऐड। मैं करके दिखाती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसी बन जाएगी कुछ, और थर्ड इक्वेशन को 5 से किया तो यहाँ पर 15z और 7 5 35 और ऐड किया तो ये कैंसिल आउट, ये बचेगा z और 5 - 2 3, तो देयरफॉर z आ गया 3। अब इस z को चाहे फर्स्ट में पुट कर दो या थर्ड में, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट 5x - 7 3 21 हो गया, 21 को उस तरफ ले जाओ, 21 - 16 कितना आ गया, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास x आ गया 1 और z आ गया 3। दो इक्वेशंस को सॉल्व कर कर दो अननोन्स आ गए। अब नेक्स्ट दो को सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट दो कौन कौन सी हैं हमारे पास, जिनमें y और u है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से, तो वैसे ही आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 2 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 5 एंड एडिंग, तो आपके बाकी दो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड इक्वेशन को, ये 10 बन जाएगा, ये 14 और ये 12, और फोर्थ इक्वेशन बनेगी -10y + 15u और ये 10, दोनों को ऐड करा, ये u इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है -2, -12 + 10 इज़ -2, तो u की वैल्यू आ गई -2। अब किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ सेकंड में, तो फ्रॉम सेकंड, फोर्थ में भी कर सकते हो, 5y - 7 u की वैल्यू -2 -6, 5y - + 14 इज इक्वल टू -6। 14 को उस तरफ ले जाते हैं, तो जब आप 14 को उस तरफ लेके जाओगे हमारे पास क्या आएगा, -14 हो जाएगा उस तरफ। 5y - 6 - 14 कितना हो गया, -20,
तो y की वैल्यू आपके पास कितना हो गया -4। तो हमारे पास आंसर आ गया x1 y -4 z3 और u की वैल्यू -2। तो आपके पास जो अननोन मैट्रिक्स थी x y z u वो किसके इक्वल आ गया? हमने मैट्रिक्स में आंसर देना है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -4, z की 3 और u की -2। तो ये हमारी अननोन मैट्रिक्स आ गई। तो सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ ऐसा ही है, अननोन है उसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 और यहाँ पर थर्ड मैट्रिक्स है 1 2x। ये तीनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में हैं और इस तरफ कैपिटल O है। कैपिटल O का मतलब ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। बाद में इसको वही ऑर्डर दे देंगे जो इस तरफ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। पहले देख लेते हैं क्या आएगा। आपने इसमें से इस इक्वेशन से x निकालना है, तो पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है आपके पास 3 रोज और 1 कॉलम। तो सबसे पहले हम किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके कॉलम्स और इसकी रो इक्वल है, तो आंसर आएगा मेरे पास 1 क्रॉस 3 का। 1 क्रॉस 3 का क्या मतलब है कि एक रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे, यानी कुछ ऐसी आएगी मैट्रिक्स, एक रो और 3 कॉलम। और ये जो ये वाली मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब ये पहले दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर ये ओ भी एज इट इज। अब एक ही रो है और एक ही रो ने काम करना है, लेकिन पहले किस पर काम करेगी? फर्स्ट कॉलम पर। तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा। x 2 के साथ 2x आएगा और 1 15 के साथ 15। फिर ये सेकेंड कॉलम पर लगेगा तो 1 3 के साथ, 5x के साथ, 1 3 के साथ। और फिर थर्ड पर 2 1 के साथ, x 1 के साथ, 2 1 के साथ। तो हमारे पास ये क्या आ गया सॉल्व करके? ये आ गया 1 + 15 को क्या लिख सकते हैं? 16 और 2x एज इट इज़। 3 + 3 6 + 5x और ये 2 + 2 4 + x और ये 1 2x और इक्वल टू 0। अब इसका कितना ऑर्डर है? इसके में एक रो है और 3 कॉलम है और यहाँ पर 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके रो के इक्वल हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1 क्रॉस 1, एक रो और 1 कॉलम। एक रो और 1 कॉलम का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये पूरी रो इससे मल्टीप्लाई होगी। 16 + 2x 1 से होगा मल्टीप्लाई, पहले बीच में प्लस का साइन। 6 + 5x 2 से मल्टीप्लाई होगा और x मल्टीप्लाई होगा 4 + x से। और ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी अब ये O क्या बन गया? 0, यानी ये 1 क्रॉस 1 का। तो ये आएगा 16 × 2x, सॉरी 32x। ये 6 2 = 12, 5 2 = 10x, 4x + x² = 0। अब ये 0 0 नंबर बन चुका है। x² एज इट इज़, ये 10x 4x 14x और 32x, 4 2 6 3 46x। तो ये आपके पास आ गया 46x। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर प्लस का साइन था, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं 16 + 2x। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा वेट। तो ये हुआ x² एज इट इज़ 10 + 4 14 और ये 2 16x। ध्यान रखना है आपने, मल्टीप्लाई नहीं था, प्लस था। x² + 16x, x ख़त्म हो गया। अब कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं। 16 और 12 कितना हो गया? 28। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते हो। 16x को लिख सकते हैं 14x + 2x, क्योंकि 14 और 2 28 देता है मल्टीप्लाई होके। तो x कॉमन, x + 14 अंदर, यहाँ 2 कॉमन, x + 14,
x की वैल्यूज़ आ गई -2 और -14। तो हमने x की वैल्यूज़ निकाल दी। दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है -2 और -14। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। कि अगर हमने मैट्रिसेस की पावर लेनी हो तो उसका क्या मतलब होता है। सपोज आपके पास है ए स्क्वायर, तो उसका मतलब है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब का मतलब है कि ए स्क्वायर को ए से कर लो या ए को ए स्क्वायर से कर लो। क्लियर। सिमिलरली A4 AN एंड सो ऑन आप निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे हम नंबर्स में करते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेम आपके पास यहाँ फॉर्मूला है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि आपने a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। जब आप ब्रैकेट खोलोगे पहले a से होगा, फिर a b से होगा, फिर b a से होगा और फिर b से होगा। तो आप इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पर तो लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि xy आता था एक बार yx आता था, और वहाँ वो सेम होते थे तो दोनों इकट्ठे 2xy लिख देते थे। लेकिन यहाँ ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, वो मैंने आपको समझा दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। मैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकती। सिमिलरली आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। और सेम वजह के लिए आप इनको भी नहीं इकट्ठा कर सकते। जैसे इसका फॉर्मूला तो आपके पास होता था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। और एक और फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर, एक एक बार मल्टीप्लाई, ए को ए से किया ए स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए और माइनस बी स्क्वायर। और वहाँ आपके पास क्या होता था, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जब आप करते थे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता था। क्यों? क्योंकि एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स आपस में कट जाते थे। यहाँ क्या आ रहा है, माइनस ए इंटू बी और प्लस बी इंटू ए, इनको हम नहीं काट सकते। वहाँ x को y से मल्टीप्लाई करो और yx बराबर होते थे, तो ऑपोजिट साइन होने की वजह कट जाते थे। यहाँ साइन तो ऑपोजिट है लेकिन हम इन्हें काट नहीं सकते। तो जो मैट्रिसेस में आपके पास ये वाले फॉर्मूले हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 3 माइनस 7 5 एंड I इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, then find k such that आपको एक इक्वेशन दी हुई है k a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 21i। अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें से आपने a की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस इक्वेशन में a स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करके। तो ये a की वैल्यू, दोबारा इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कौन काम करता है, सबसे पहले फर्स्ट रो काम करेगी फर्स्ट कॉलम पर। तो 0 0 के साथ और -7 3 के साथ। फिर सेकंड कॉलम पर फर्स्ट रो 0 3 के साथ 0 5 3 15। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर गया -7 0 और 5 -7 के साथ -35। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर -21 और 5 5 25। तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई -21 15 और -35 और 4। अब हमने k की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालनी है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ k a स्क्वायर क्या है, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है, फिर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। k एज इट इज़ a स्क्वायर हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू डाल देते हैं इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू थी हमारे पास 0 3 -7 5 और -21 i की वैल्यू हमें गिवन है, और नहीं भी दी होती तो हमें पता। अब हम क्या करते हैं,
दोनों तरफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये k अंदर चला जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -35k और यहाँ 4k। और इस तरफ क्या होगा, 5 अंदर जाएगा तो 5 0 ज़ार, 5 3 ज़ार, 7 5 ज़ार 25 और इधर 21 अंदर चला जाएगा। इस तरफ 0 सब्ट्रैक्शन कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ -21, 15, -35 और ये 4। और इस तरफ क्या है, -21k, 15k, -35k और 4k। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो सिर्फ फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ k ही निकालना है, तो यहाँ से k क्या आ रहा है, 1। आप सेकंड को सेकंड से भी कर सकते थे, सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, k = 1। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ a is equal to 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, then show that a cube -23a -40i is equal to O। ये O मतलब मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जब भी कैपिटल O मिला तो हमने शो करना है कि a क्यूब में से अगर 23a सब्ट्रैक्ट करें और फिर 40i तो ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं। a क्यूब निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, a क्यूब क्या होता है, a × a² या a² × a। तो सबसे पहले हमें a² चाहिए होगा, तो a² कैसे निकालेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। दोबारा a लिखते हैं, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली मैट्रिक्स भी 3 × 3 की, दूसरी भी 3 × 3 की, तो आपका आंसर भी एक 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। अब सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो काम करेगी, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ, 4 3 के साथ। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड कॉलम की बारी, 1 2 के साथ, 2 -2 के साथ -4, 3 2 के साथ 6। थर्ड कॉलम पर 3 × 1 2 × 1 3। अब बारी है सेकेंड रो की, 3 -2 -6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 × 6, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। अब लास्ट सेकेंड रो लास्ट कॉलम, 3 3 × 9 -2 + 1। अब थर्ड रो की बारी, 4 × 1 3 2 × 6 4। ऐसे ही सेकेंड कॉलम पर 4 2 × 8, लास्ट रो सेकेंड कॉलम पर लगेगी, -4 + 2। लास्ट कॉलम पर लास्ट रो लास्ट कॉलम, 4 3 × 12 2 और 1। और ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 7 और 12, दिस कम्स आउट टू बी 19। 6 7 8 4 3 4 5 6 7 8 8 4 5 6 7 -6 1 12 8 4 + 4 10 + 1 6 4 + 4 8 + 6 14 8 + 2 10 10 - 4 is 6 12 13 14 and this is 15। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे a क्यूब। कैसे करेंगे, a को a² से मल्टीप्लाई कर लो या a² को a से, एक ही बात है। मैंने पहले a² लिखा है तो पहले a² की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 12 8। थोड़ा ध्यान से करेंगे, 14 6 and 15। और सेकेंड पोजीशन पर मैं a की वैल्यू डाल रही हूँ, a है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से एक 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट का भी ऑर्डर 3 × 3 है और सेकंड का भी ऑर्डर 3 × 3 है। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे कौन काम करेगा, फर्स्ट रो काम करेगी फर्स्ट कॉलम पर। यह आएगा 19 × 1 4 3 × 12 32। फिर सेकंड पर 19 2 * 4 2 * 8 2 * 16। फिर थर्ड पर
19 into 3 is 57. 4 ones are 8 ones. अब बारी है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 1 into 1, 12 threes are 36, 8 fours are 32. सेकेंड पर यह आएगा 2, 24, 16. थर्ड पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3, 12, 8. लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 14, 18, 60. लास्ट रो सेकेंड कॉलम 14 twos are 6 twos are 15 twos are. फिर लास्ट रो लास्ट कॉलम 14 into 3 42, 6 और 15. तो ये हमारे पास आएगा 63, 46, 69, 69 minus 6, 23, 92, 46 and 63. तो अब आपके पास ए क्यूब आ गया. बस जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और वेरीफाई करना है. तो हमने किस में वैल्यूज़ पुट करनी है? क्या इक्वेशन थी? ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i. तो ए क्यूब की वैल्यू आई है हमारे पास 63, 46 ये आई हुई है. पुट कर देते हैं 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46 एंड 63. ए क्यूब हो गया. नेक्स्ट बारी है 23a. ए है हमारे पास 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 माइनस 40 आई की वैल्यू, क्योंकि बाकी 3 क्रॉस 3 हैं तो आई भी 3 क्रॉस 3 होगा. अब सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स अंदर एज इट इज़ रखते हैं और सेकंड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी बाहर जो स्केलर लिखा हुआ है उसको अंदर लेके जाएंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 23, 23 2s are 46, 9s are 23 को 2 से किया तो आपके पास आएगा 46 और 23 को 3 से किया तो 69. तो यहाँ 69, यहाँ पर 69 माइनस 46, 23, 23 को 4 से करके देख लें. 4 3s are 12, 4 2s are 8, 92. तो यहाँ आएगा 92, यहाँ 46 और यहाँ 23. यहाँ 40 अंदर जाएगा, बाकी जगह तो ज़ीरो है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पर 40 आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. जब मैं फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कंपोनेंट वाइज होगा. 63 में से 23 गया, 46 माइनस 46 ये भी ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो माइनस 6 प्लस 46 तो ये 40 ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो और 63 माइनस 23 40. और ये क्या है? ये सेम मैट्रिक्स है. अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है हमारे पास क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी एक ज़ीरो मैट्रिक्स. तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज़ अ, ओ लिख रहे हूँ, ज़ीरो मैट्रिक्स. इसके साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.